हेलो। हेलो जी। हरे राम। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रशांत पुरी। चलो, पार्टनरशिप में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप खत्म कर दिया। डिसोल्यूशन के मोड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे एक फर्म डिसोल्व होती है, एक। दूसरा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, दो। तीसरा, डिसोल्यूशन के बाद क्या इफेक्ट होते हैं। तो अपन ने प्रीमियम वाले के ऊपर अच्छे से डिस्कशन किया था कल, कि प्रीमियम अगर किसी पार्टनर ने दिए तो उस प्रीमियम का आप क्या करोगे। चलो, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी होता है पार्टनरशिप फर्म का, इसके ऊपर बात करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोला है? रजिस्टर योर फर्म एनी टाइम, यानी कि ये क्या है, ऑप्शनल है। आपको चाहिए तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराओ, आपको चाहिए तो आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन मत करवाओ, नॉट कंपलसरी। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। या यूं कहें, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो शायद आपको नहीं मिल पाएंगे। तो क्या क्या बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो? तो मैं डाल देता हूं नाम उसका, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। हेलो जी, भाग्यश्री, गुड मॉर्निंग। विवेक जी, अहमद रजा, नेहा, गुड मॉर्निंग। कुणाल किधर ही, जय श्री राम। आजा भाई, तू क्लास में कहाँ है कुणाल? चलो, एक फर्म। अच्छा, फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या? फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या, बताओ। तो क्या? आज तेरी चौथी वाली नहीं आई? तो क्या? रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, फर्म को जो स्पेशल राइट्स होते हैं वो स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे। फर्म को जो स्पेशल राइट्स होता है, क्या स्पेशल राइट्स होता है कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म के ऊपर सूट फाइल करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, सीधी सी बात है, रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन कराते किसके पास है? आरओसी के पास। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत जल्दी शादी होने वाली है, क्योंकि फाउंडेशन तो निकल नहीं पाएगा अपना, तो शादी कराएंगे। आरओसी के पास कराते रजिस्ट्रेशन। फिर रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, आरओएफ के पास। आरओसी के पास नहीं होता, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। तो कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के लिए आरओसी के पास जाएंगे। और अगर आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरओसी के पास जाना है तो आपको तुरंत शादी के कार्ड छपवा लेने चाहिए। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। हाँ, इसको जल्दी है ज्यादा। ये बेचारा वैसे ही दिल टूटा हुआ है इसका, ऊपर से ऐसी बातें करता है। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म प्लीज, काव्या। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज मैंडेटरी, इज कंपल्सरी? नो, इट इज एन ऑप्शनल थिंग। इफ यू वांट टू रजिस्टर योर फर्म, यू जस्ट गो टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, और उसको प्रिस्क्राइब फीस, यू हैव टू पे प्रिस्क्राइब फीस। आपको पैसे देने हैं, कितना? जो भी आपका फीस बनता है, यू हैव टू पे दिस, आपको पे करना है। इसके बाद क्या होगा? वो रजिस्टर कर देगा। अच्छा, सरकार के पास पैसा पहुंच गया तो सरकार क्या करेगा? अपना रजिस्टर्ड फर्म की लिस्ट में नाम लिख देगा कि ये भी रजिस्टर्ड है। तो जब आप किसी पे सूट फाइल करने जाओगे और वो अस्तित्व में ही नहीं है,
जैसे मान लो आप पार्टनर हो और आप एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी एंड एसोसिएट्स, उस पर सूट फाइल करने गए कि मेरी पार्टनरशिप फर्म ने मेरे साथ गलत करा, तो कोर्ट ढूंढेगी ये एबीसी, एबीसी का नाम तो यहां नहीं लिखा, इस नाम की तो कोई फर्म नहीं है, तो आप सूट किस पे फाइल कर रहे हो? अरे हमारी फर्म है। तो आपकी फर्म है तो आपको उस समय ध्यान रखना चाहिए था कि रजिस्टर करा ले, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारी लिस्ट में उसका नाम आता। तो अब जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो उस पर तुम सूट कैसे फाइल कर सकते हो? बराबर है क्या? तो पार्टनर को जागरूक रहना चाहिए कि अगर मान लो कल को कोई पार्टनरशिप फर्म ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया है, तो वो क्या कर सकता है? तो सूट फाइल करने जाएगा तो मना करते हैं कि नहीं नहीं भैया सूट फाइल नहीं कर सकते। हाँ, आप धक्के से अंदर आ सकते हो, आपके साथ गलत नहीं होगा, बात अलग है, लेकिन आप सोचो कि मेरा हिसाब किताब, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, हालांकि हिसाब किताब मांगने का राइट रहता है। अब क्या क्या डिसेबिलिटीज हैं? पहला है डिसेबिलिटी ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। पहला है नो सूट बाय पार्टनर्स, नो सूट बाय पार्टनर्स, नो सूट बाय पार्टनर्स। अरे रे, ये एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर पर सूट फाइल करना चाहता है या पार्टनरशिप फर्म पर सूट फाइल करना चाहता है, नहीं कर सकता। लेकिन कौन से केसेस नहीं कर सकता? सिविल। लेकिन क्रिमिनल केसेस जो होंगे उसके लिए तो राइट है। अगर मान लो कि आप किसी तरह के हिसाब किताब, लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा है आपका, सिविल मतलब जहां पे पैसों का लेन देन है, बिजनेस से रिलेटेड लेन देन है, तो वहां पर आप सूट फाइल करने जाओगे, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने आपको क्या किया, जोर से थप्पड़ मार दिया, आपके साथ झगड़ा किया, आपकी शर्ट फाड़ दिया, आपका हाथ तोड़ दिया, तब तो सूट फाइल कर सकते हो, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आ जाएगा। भाई मारा मारी का फर्म के रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए आप जा सकते हो। लेकिन सिविल सिविल कोड में सिविल सूट फाइल करने के लिए आप बिल्कुल नहीं जा सकते, आप डिसेबल हो जाओगे। नंबर वन। नंबर सेकंड, नो सूट बाय फर्म। नो सूट बाय फर्म, टीसी जैसी कृष्णा, नो सूट बाय फर्म। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो आप थर्ड पार्टी पे सूट फाइल भी नहीं कर सकते। ये सही है। अगला पैसे ही नहीं दे रहा, पैसे ही नहीं दे रहा, आप केस करके पैसे नहीं वसूल कर सकते। तो ये तो आपके साथ ज्यादती हो रही है। अरे ज्यादती क्या हो रही है? रजिस्ट्रेशन कराना था, आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो कोर्ट आपकी मदद करेगा। सरकार को पहले पेशगी मत्था तो टेको, भगवान के सामने नारियल तो फोड़ो, तब भगवान आपके काम आएंगे कि घर बैठे काम आ जाएंगे? तो नारियल नारियल चढ़ाना या मत्था टेकना, 10 रुपए देना, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन के पैसे दो तभी तो सरकार आपके लिए खड़ी होगी। सरकार फोकट में किसी के लिए खड़ी नहीं होगी। इसलिए सरकार ने मना कर दिया कि तुम्हारे कागज पत्र कुछ नहीं है हमारे पास, तुम हो कौन हम नहीं जानते, भाई भूल जाओ कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो अगर आप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी फर्म किसी थर्ड पार्टी पर सूट फाइल नहीं कर सकती है। नंबर थ्री। अच्छा सोचो कि बाद में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, जैसे मान लो कि मैंने इनके ऊपर सूट फाइल करने के लिए गया, तो हम कर ही नहीं सकते। बाद में हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम चाहे तो फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अब हम रजिस्टर्ड है, अब हमें अकल आ चुकी है और सरकार की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। कौन सी रिक्वायरमेंट? कि हमको पैसा दो, हमको पैसा दो, हम तुम्हारे काम आएंगे। तो सरकार क्या कागज लेके कुछ एंट्री करके और आपसे फीस लेगी, फीस लेगी, उसके बाद आपको केस करने का राइट होगा। और सिर्फ यहाँ पे केस करने का राइट है, वो वकीलों की फीस अलग है। सिर्फ ये अधिकार देने के लिए सरकार हमसे क्या ले लेती है, फीस वसूल करती है और रजिस्ट्रेशन कर देती है। चलो नंबर थ्री। नंबर थ्री इज नो राइट टू सेट ऑफ। ये भी बहुत अच्छी बात है, टू सेट ऑफ। ये कौन बताएगा? नो राइट टू सेट ऑफ कौन बताएगा? नो राइट टू सेट ऑफ कौन बताने वाला है? अरे पढ़ रखा है रे तुमने, क्यों रे?
तेरे को अब डर लग रहा है कि तूने अगर गलत बताया तो तेरी शादी की चर्चाएं वापस आम हो जाएंगी। बहुत चर्चा है। चलो, तो नो राइट टू सेट ऑफ, नो राइट टू सेट ऑफ का मतलब क्या है भाई, कि जैसे मान लो कि आपने पार्टनरशिप फर्म से, आपको 1 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म से लेना है, ड्यू है, मिस्टर ए का ड्यू है, और मिस्टर इसको ये पार्टनरशिप फर्म से लेना है, और पार्टनरशिप फर्म का देना है मिस्टर ए को 70,000 रुपए, 70K। तो अब मिस्टर ए ने सूट फाइल किया 1 लाख रुपए के लिए, तो पार्टनरशिप फर्म क्या कह रही है, हमारे 70,000 रुपए सेट ऑफ करो और 30,000 हम तुम्हें देते हैं। तो बोलेंगे नहीं, 1 लाख रुपए तो तुम अनरजिस्टर्ड फर्म हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो इनका 1 लाख के सामने 1 लाख लेना और 1 लाख देना भी निकल रहा है, लेकिन उन्होंने सूट फाइल कर दिया, मतलब अब ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको किसी पार्टनरशिप फर्म से लेना भी है और पार्टनरशिप फर्म को देना भी है, तो आप उसके ऊपर सूट फाइल करके ले सकते हो, देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे तो राइट ही नहीं है। तो न सिर्फ उसे आपके ऊपर सूट फाइल करके पैसे मांगने का राइट है, साला सेट ऑफ भी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा पैसा है वो एडजस्ट करके बाकी देता हूं। नहीं, भूल जाओ, 1 रुपया सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। सेट ऑफ 100 रुपए तक करने देते हैं बस। 100 रुपए में क्या ही हो जाएगा? 100 रुपए में तो आजकल रोटी भी नहीं आती ठीक से। एक थाली अगर आप अदर देन मैस बाहर कहीं जाते हैं तो 150-200 रुपए से कम तो थाली भी नहीं आती है। 150 तो कम से कम है, 150। और फिर आपको चिकन थाली खानी है, आपको मटन थाली खानी है, तो फिर उसमें तो और ज्यादा पैसे लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है ना। और मीठा भी देते हैं उसमें फिर, और 70 रुपए में मीठा भी नहीं आना, और आपको तो कुछ नहीं मिलना। आपको तो कुछ भी नहीं मिलना, मतलब आप सिर्फ पैसे दो। क्यों? क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड फर्म हो। ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है कि कल को आप एक बिजनेसमैन बनते हो, आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हो, तो आप अक्ल रखोगे, रजिस्ट्रेशन करा लो। क्योंकि दुनिया बड़ी खराब है। दुनिया, माल बाजार में धंधा करने निकलेंगे तो उधार बेचना ही पड़ेगा, और जब उधार बेचेंगे तो पैसा नहीं दे रहा कोई, जब तक कि उसको डंडा नहीं होता। और डंडा किसका? कानून का होना चाहिए। और कानून का डंडा करने के लिए आप में इतनी हैसियत होनी चाहिए कि आप कर पाओ, उसके लिए आप रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो रजिस्टर्ड होने के बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है कि कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर पे सूट फाइल कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म किसी पे भी सूट फाइल कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म सेट ऑफ क्लेम कर सकती है। सारे राइट्स से सारे राइट्स लैप्स हो जाएंगे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो। यस, चलो नेक्स्ट लिखा है डिसेबिलिटी ऑफ फर्म विल नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। ओके, ये 3 डिसेबिलिटी बताया, लेकिन साथ में बोला है कि डिसेबिलिटी या नॉन रजिस्ट्रेशन shall not affect the following rights. नॉन रजिस्ट्रेशन शेल नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये तैयार करना भी जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है कि साहब क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या डिसेबिलिटी होंगी? और रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के बावजूद भी कुछ राइट्स आपके बने रहते हैं, वो कौन से राइट्स हैं? तो ये पोर्शन जो है ये महत्वपूर्ण है। तो ये आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए एकदम तरीके से। नंबर 1 लिखते जाइए साथ साथ। नंबर 1, any partner can file a suit in the criminal proceeding. ये हम बात कर चुके हैं कि आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल सूट फाइल कर सकते हैं। एक, दूसरा, राइट टू स्यू, राइट टू स्यू if the value of suit does not
does not exceeds ₹100। मतलब ये इतना बड़ा बेवकूफी आपा है, ये बेवकूफियाना हरकत कर दी इन्होंने कि 100 रुपए तक का केस आप फाइल कर सकते हो। वकील ले लेगा आपसे 5,000 रुपए, 100 रुपए वसूल करने के लिए जाएंगे क्या अपन? ये ऐसे हरामखोर हैं। क्यों? कौन सा 32 है, 1932 में एक्ट बना हुआ है। और तब 100 रुपए मतलब 100 रुपए की औकात हुआ करती होगी यार। अरे तब 100 रुपए की वैल्यू होती होगी ना 32 में। 100 का मतलब बहुत सारे पैसे होते होंगे। और ये 100 रुपए भी तब पहुंचाया होगा, क्या पता तब 10 रुपए लिखा गया होगा अमेंड करके 100 रुपए। अभी अमेंड होना चाहिए ना। 100 रुपए क्या होता है यार ये। आपको किसी पे 90 रुपए लेने, आपने उस पर केस फाइल कर दिया। आप कर सकते हो। वकील ने 6,000 रुपए ले लिए आपसे। वकील ने कितने ले लिए? 6,000 रुपए, और आप केस हार गए। तो बहुत बढ़िया। नंबर 3, राइट टू क्लेम set of if the value of suit does not exceed ₹100। आप पूरा लिखना है इसको ना। 100 रुपए तक का सेट ऑफ कर सकते हैं। आपको किसी से 20,000 रुपए लेने हैं और आपको उसको 20,000 रुपए देना है, तो आप 100 रुपए सेट ऑफ कर लो, 19,900 उसको देने पड़ेंगे आपको। अपना पैसा भूल जाओ, ठीक है। ज्यादा बात करोगे वो मारेगा, तो आपको मार खानी है तो देख लो, वरना आपका मन जो आपको पसंद हो। राइट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म having no place of business in India। भाई ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसका जो धंधा भारत में करती ही नहीं है, जो भारत में धंधा करती ही नहीं है, तो उसको भारत में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो भारत में धंधा करती नहीं है, भारत में प्लेस ऑफ बिजनेस उसका है ही नहीं, व्यापारिक स्थल है ही नहीं, यानी कि विदेश में कहीं है। यस, तो उसको फिर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन हो ना हो उसके किसी राइट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट, विदेशियों को हमेशा से अपन राहत देते आए हैं, तो यहां भी दे दिया जी। थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट ऑन द फर्म। वैसे ना अगर अपनी सरकार को चाहिए कि अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो, अगर सरकार ये दिमाग लगा लेना कि एक प्रोविजन में बदलना है, अपने आप रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा कि थर्ड पार्टी किसी भी पार्टनरशिप फर्म पे सूट फाइल तभी कर सकती है जब वो रजिस्टर्ड फर्म हो। अगर नियम ये हो जाए तो थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म से माल ही नहीं खरीदेगी। थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म से माल ही नहीं खरीदेगी। कल को मान लो अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, कानूनी कार्यवाही। तो अगर जैसे अपन होता है ना कि यार जीएसटी में इस तरह के नियम बनाए जाते हैं, अभी आप आगे थोड़े से बड़े हो जाओगे तो सीखोगे आप। तो अगर इस तरह का नियम बन जाए, लेकिन नहीं है तो हम कौन सा, हमारी सुनता कौन है? हमारे घरों में नहीं सुनी जाती है तो फिर देश कहां सुनेगा। चलो नेक्स्ट, राइट्स ऑफ ऑफिशियल असाइनी। या रिसीवर appointed by the court, appointed by the court। अभी जैसे प्रैक्टिकली सोचो कि आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म है और कोर्ट में आपने आवेदन डाल रखा है कि साहब हम तो लॉस में जा रहे हैं, परपेचुअल लॉस में जा रहे हैं, फ्रॉड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ चल रहा है। आपने एप्लीकेशन लगाया, कोर्ट ने बोला बंद करो, तो हमने कोर्ट से कहा ये बंद भी नहीं करने दे रहे हैं, आप कोई बंदा भेजो। तो उन्होंने एक ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर भेजा कि जाओ रे इनकी सारी संपत्तियां बेचो
और सबकी पेमेंट करो और जिससे पैसा वसूल करना है करो। अब आप अनरजिस्टर्ड फर्म है और जिससे वसूल करना है तो आप, अगर आप वसूल करने जाओगे तो आप नहीं कर सकते हो, लीगली आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियल असाइनी सरकारी बंदा जब पैसे वसूल करने जाएगा ना तो उसके राइट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो ठोक के पैसा ले सकता है तो बिल्कुल ले सकता है। सीन समझ में आ रही है? यस। यहां पर लेकिन फर्म को तो कोई राइट हुआ ही नहीं। देखो प्रैक्टिकली होता क्या, मान लो मैं, चिन्मय और आदित्य, हम तीनों और भूषण, हम चारों क्या है एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। तो चिन्मय के रिलेटिव्स, अच्छा हम अनरजिस्टर्ड फर्म है और चिन्मय क्या है पढ़ा लिखा है, तो चिन्मय ने अपने रिलेटिव्स को बहुत सारा उधार माल दिलवा दिया और वहां से पैसे नहीं आ रहे। इसको पता है कि अपन सूट फाइल कर ही नहीं सकता है। भूषण को इस बात की समझ आ गई, भूषण रोज इससे झगड़ता है, पैसे ही नहीं आ रहे, पैसे ही नहीं आ रहे, तो इन्हें अच्छा अब हम लोग तो सूट फाइल कर नहीं सकते हैं उसके ऊपर, वो बड़ा इंजॉय कर रहा है। तो भूषण कोर्ट में गया और कोर्ट में जाकर उसने सारी कहानी बताई कि सर ये सीन बना हुआ है। तो कोर्ट ने 2 बंदे भेजे। अब जो कोर्ट के 2 बंदे हम वसूल नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट का बंदा तो डंडे पे तेल लगा के आएगा और आते ही जुप जुप जितने पैसे सब वसूल कर सकता है। तो यहां पर यही बोला है कि अगर कोर्ट ने ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को अपॉइंट कर दिया है तो उनके राइट्स पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब उनको क्या राइट्स कोर्ट देता है वो कोर्ट जाने। क्लियर है? तो रजिस्टर्ड फर्म हो या अनरजिस्टर्ड फर्म हो, इनके राइट्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ पार्टनर, राइट्स ऑफ पार्टनर टू sue for एक dissolution of the firm, dissolution of the firm for the accounts, for the accounts, किधर गया, for the accounts of a dissolved firm, for the accounts of a dissolved firm, for the realization for the realization of the property of the property of the property of a dissolved firm. एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म है तो आपको पार्टनरशिप फर्म के ऊपर सूट फाइल करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन आपको एक राइट है जो बना रहेगा, वो क्या है, फर्म के डिसोल्यूशन से संबंधित है। अगर आप फर्म को डिसॉल्व कराना चाहते हो तो बिल्कुल आप करा सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो, यानी कि कोर्ट में जा सकते हो। अभी हम गए थे। एक दूसरा, जब डिसोल्यूशन चालू होगा तो उसके खाता यानी कि हिसाब किताब को जांचने का उसे अधिकार होगा और संपत्तियों को बेचने या बिकवाने का अधिकार होगा, ताकि उनसे पैसा वसूल हो, जिसका लेना देना है दे के फ्री हो जाए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंत में लायबिलिटी अपने पे ही आनी है, तो अपनी आंखों के सामने सब नीट एंड क्लीन हो जाए तो ये सबसे ज्यादा अच्छा और बढ़िया होगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इंस्टीट्यूट की इच्छा होगी आपको पास करने की तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या होगा कि बताओ बच्चों, बताओ क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? नहीं करेंगे तो क्या, और नहीं कराया फिर भी कौन से ऐसे राइट्स है जिन पर असर नहीं पड़ेगा? तो फिर अपन को ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब पार्टनरशिप फर्म जो है आप रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा हो जब मर्जी रजिस्टर कराओ, जब मर्जी कराओ। इसका मतलब ऑप्शनल है, आपका मन है तो रजिस्टर्ड फर्म रखो, आपका मन है तो अनरजिस्टर्ड रखो। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो कुछ डिसेबिलिटीज आपको होती है। वो क्या होती है कि कोई भी पार्टनर फर्म पे सूट फाइल नहीं कर सकता, क्रिमिनल केसेस छोड़ दो बाकी नहीं कर सकता, फर्म थर्ड पार्टी पे सूट फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन कराने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फ्रेश सूट फाइल करना पड़ेगा।
अच्छा, सेट ऑफ, ये सबसे गंदा राइट, ये सबसे गंदा राइट है जो खत्म हो गया अपना, कि आप अपना पैसा सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, ये गलत बात है यार। भाई तुम मुझ पे चढ़ के पैसे मांग रहे हो और मैंने बोला कि तो दो चांटे फिर मार दिए यार तुम, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप रजिस्टर कराओ तो बातें सारी अच्छी हो जाएंगी, सेट ऑफ करने का राइट भी नहीं होगा। तो नॉन रजिस्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। तो कौन कौन से ऐसे अधिकार है जिसपे असर नहीं पड़ता? तो एनी पार्टनर, पहला क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर केस फाइल कर सकते हो एक। दूसरा 100 रुपए तक की वैल्यू तक का सूट फाइल कर सकते हो, जो बहुत खूबसूरत राइट आपके पास बचा हुआ है। तीसरा 100 रुपए तक की वैल्यू तक आप सेट ऑफ कर सकते हो। चौथा, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में नहीं है, कोई जो पार्टनर्स यहाँ है या पार्टनरशिप फर्म है, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इंडिया में नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके राइट्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। थर्ड पार्टी जब मर्जी आप पे चढ़ के आ सकती है। राइट ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर, मतलब उसको राइट, उसके राइट और जो डिसोल्यूशन के टाइम पे इसको राइट्स होते हैं, वो राइट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और आखिरी, एक पार्टनर का जो राइट होता है डिसोल्यूशन से संबंधित, कि भाई साहब मुझे फर्म डिसॉल्व करानी है, इसका हिसाब किताब मुझे चाहिए और संपत्तियों को बेचा जाए और पूरा हिसाब किताब का निपटारा किया जाए, तो ये राइट इसका खत्म नहीं होगा। मतलब एक तो है बेचारे के पास बंद कराने का, नहीं तो कर्जे ही झेलता जाएगा। क्लियर है? जय श्री कृष्ण। भानुभूमि, 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 हाँ यार, भानुभूमि, भानुभूमि, सिद्धि, सिद्धि बैठी है इधर, तू आ गई इधर। अच्छा, क्लियर है क्या? चलो, अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है वो देख लेते हैं। उम्मीद थोड़ी कम है पर इंस्टीट्यूट है, कुछ भी पूछ सकती है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, उसको क्या करो, आप फिल करो। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होंगी? फर्म का नाम होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, कोई ब्रांच ऑफिस है तो वो आपको बताना पड़ेगा। अब प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब यहां पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जो आपका मेन हेड ऑफिस होगा। और अगर आपकी दो चार पांच ब्रांचेस हैं तो आपको ब्रांचेस के बारे में डिटेल्स बतानी है, डिटेल्स ऑफ पार्टनर, विद ज्वाइनिंग डिटेल, कब से कौन सा पार्टनर ज्वाइन किया, विद ज्वाइनिंग डेट्स, डिटेल्स में उनका नाम, पिता का नाम, पता, एड्रेस, फुल एड्रेस, सब कुछ आ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ फर्म, ड्यूरेशन ऑफ फर्म में क्या बात होगी? अगर ड्यूरेशन ऑफ फर्म गिवन है तो कोई फिक्स टाइम दिया होगा। अरे यार, टाइम की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, फिक्स टाइम दिया होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर वेंचर दिया होगा, या प्रोजेक्ट दिया होगा। अगर कुछ नहीं दिया है, नथिंग गिवन, तो पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी, इच्छा पर समाप्त। ठीक है, अब आपने फॉर्म फिल कर लिया तो क्या करो, अब सिग्नेचर ले लो, टेकिंग सिग्नेचर, टेकिंग सिग्नेचर ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर पार्टनर कौन है, ठाकुर साहब हैं शोले के, तो रामू काका से साइन ले लो, यानी कि ऑथोराइज, ऑथोराइज एजेंट ऑफ पार्टनर्स। हस्ताक्षर ले लिए, बहुत अच्छी बात है। अब सबमिट कर दो आर ओ एफ के पास, आर ओ सी बोलने वाला था, मेरी भी शादी की डेट आ जाती भाई। देखो, सबमिट, सबमिट द फॉर्म। गलत गलत बातें मुझे सिखा के जा रहे हो तुम।
विद ROF, पूरा लिखो, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। कैसे देना है, मुंह पे मार के आ जाओ यार, बाय हैंड डिलीवरी। बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट भेज दो, बाय हैंड डिलीवरी दे दो या फिर बाय पोस्ट दे दो। ऐसे ही दे दोगे क्या, वो क्या बोलेगा फीस किधर है, विद प्रिस्क्राइब फीस, जो भी तय फीस है वो उसके साथ, प्रिस्क्राइब फीस के साथ दे दो जी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। कौन सा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया जहां पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वेयर फर्म इज सिचुएटेड। भाई आपकी फर्म है दिल्ली, आप पुणे आके रजिस्ट्रेशन कराओगे, होगा क्या, नहीं, उधर का ही रजिस्ट्रार उस लोकेलिटी में जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन उसका आ रहा है, तो उस रजिस्ट्रार के पास जाओ। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, उन कागजों को देखेगा, सूंघेगा, मजा आ जाएगा उसको, यानी कि इफ रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाता है, आपको उसे क्या कर देना है, खुश कर देना है। व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सेटिस्फाइड, अगर वो संतुष्ट हो जाता है, किस बात से संतुष्ट होगा, कि द अबव मेंशन, above mentioned above mentioned provisions above mentioned provisions have been complied with, complied with, तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार उस बात को अपने रजिस्टर में लिख लेगा, यानी कि आपकी फर्म का नाम लिख के आपको सर्टिफिकेट जारी कर देगा, बधाई हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रार shall record an entry in register of firms, रजिस्टर ऑफ फर्म्स के अंदर क्या करेगा, वो एंट्री कर लेगा, एंड इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इश्यू कर देगा। 6, द रजिस्टर शैल बी कंप्लीट, बताने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कब हो जाएगा, जब उसने, चलो लिख लो यार, रजिस्ट्रेशन शैल बी कंप्लीट आफ्टर .5, आफ्टर .5, यानी कि जिस दिन रजिस्ट्रार क्या करता है, एक एंट्री स्टेटमेंट में लिख देता है, रजिस्टर और फर्म के अंदर आपका नाम दर्ज कर देता है और आपको सर्टिफिकेट दे देता है, तो वो दिन मान लिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, बधाई हो, आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हैं। हुआ,
तो अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो बताओ बच्चों, बताओ कि एक फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर है। तो हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाएंगे, प्रिस्क्राइब फॉर्म को फिल करेंगे, उसमें क्या डिटेल्स होगी, फर्म का नाम क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस कोई ब्रांचेस हैं तो वो कहाँ है, पार्टनर की डिटेल, उसका नाम पता, ये वो दुनियादारी ज्वाइनिंग डेट के साथ बताया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ फर्म कितना होगा, पार्टनरशिप एट विल होगी या फिक्स टर्म होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर लिख देंगे। लिखने के बाद ये भाई लोग के साइन करा लेंगे, भाई लोग अगर चाहें तो खुद करें या फिर अपने ऑथोराइज सिग्नेटरी से करवा सकते हैं, एजेंट से। अब साइन हो गया, अब आरओसी के पास सबमिट, आरओसी के पास जल्दी होगी, छपवा लूं मैं भी, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास अपन क्या करेंगे जी, ये डॉक्यूमेंट फॉर्म सबमिट कर देंगे। अब कैसे सबमिट करेंगे, बाय हैंड डिलीवरी दे देंगे या बाय पोस्ट दे देंगे, प्रेस्क्राइब फीस के साथ देंगे, पैसे के साथ देंगे। और रजिस्ट्रार कौन से रजिस्ट्रार के पास देंगे, उस एरिया के पास जहां पर आपकी फर्म सिचुएटेड है, जहां पर आपकी फर्म है। अच्छा, अब क्या होगा, आरओएफ क्या होगा, संतुष्ट होगा। अगर वो खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो वो क्या करेगा कि अब वो किस बात से खुश संतुष्ट होगा कि यार ये जो प्रोविजन है एक फर्म को रजिस्टर कराने के लिए, जो डिटेल्स फॉर्म में फिल करनी चाहिए थी, क्या वो प्रॉपरली फिल कर दी गई है। वो बता रहे हो यार सारा का सारा तो फॉर्म भर दिया, चलो एक काम करते हैं ठप्पा लगाता है। तो वो क्या करेगा, एंट्री करेगा, ठप्पा लगाएगा, फॉर्म को साइड में रखेगा और रजिस्टर के अंदर नाम लिख देगा कि ये फर्म का रजिस्ट्रेशन ये दिनांक को हो गया। और आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा, जिस दिन वो नाम आपका एंट्री हो गया और आपको सर्टिफिकेट जारी हो गया, वो तिथि मान ली जाएगी कि आपके रजिस्ट्रेशन की तिथि और प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, ऐसा मान लिया जाएगा। चार चार नंबर के दो क्वेश्चन रेडी होते हैं ऊपर से, क्लियर है क्या। आसान है अगर ये आ जाता है तो, है ना। इसमें कोई पेट ही नहीं दुख रहा है, यहाँ तो कहीं कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है। अब बात आती है चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन। चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन। चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे दो बातें बोली है। अगर फर्म के नाम में बदल, अरे यार ये मिल जाता है, फर्म नेम के अंदर चेंज है या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस, आप नहीं लिख रहे हो। अच्छा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और दूसरी साइड वहां चलते हैं। अगर चेंज रिगार्डिंग टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ब्रांचेस, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच, क्लोजिंग ऑफ ओल्ड ब्रांच, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एक्सपल्शन, etc, dissolution of firm, minor partners decision, minors decision on becoming मेजर। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे क्या आप, नहीं, ओके। लिख लो भाई, छोटा छोटा है क्या बहुत ज्यादा, हाँ।
बड़ा बड़ा कर दो। ये वाला लिखा है ए साइड फर्म नेम एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस है। और ये वाला लिखो अब, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच नंबर वन, क्लोजिंग ऑफ ओल्ड ब्रांच, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच, क्लोजिंग ऑफ ओल्ड ब्रांच, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और एक्सपल्शन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड माइनस डिसीजन ऑन बिकमिंग मेजर। कल का मैच देखा क्या? कल प्रीति खुश हो गई यार, क्या सही मजा आ गया कल। शशांक वाकई में ही यार, मतलब इंडिया खेलने लायक लड़का है यार, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलता है वो। उसने नारायण को बिल्कुल नहीं छेड़ा जो बेवकूफी बाकी लोग करते हैं कि सबको मारूंगा, बड़े प्यार से खेला नारायण को। वाकई यार, सितारे अभी उसके गर्दिश में हैं। कौन नहीं मारा? अरे जॉनी जॉनी ने तो सबको यस पापा बोलने पे मजबूर कर दिया। जॉनी खुन्नस में था कि मैं इतना बड़ा नाम हूं, सालो तुमने मेरे को बाहर बिठा दिया। और वो रुस्सा यार आपने बिठा लिया लाके, रुस्सो, राइली रुस्सो, उसकी जगह ही तो आया था जॉनी की जगह। तो अब वो गंजे को बाहर किया, फिर क्या नाम है उसका, लिविंगस्टन को बाहर किया। अच्छा जॉनी भी नहीं मार पाता, जो उसके हाथ खोले उसने, जो प्रभ सिमरन है। स्टार्ट उसने बहुत अच्छा दिया, स्टार्ट उसने दिया, तब 10 गेंद पे 12 रन पे था जॉनी। फिर एक छक्का चौका मारा तो 12 गेंद पे 22 रन हो गए थे, वहां से फिर उसने पकड़ी। और अब मूर्ख जब एक ओवर में 25-30 रन आ गए हैं तो एक एक रन के पीछे, मतलब इंडियंस बड़े खतरनाक हैं इस मामले में, एक एक रुपए के पीछे डील छोड़ देते हैं। वही तो। और 5 गेंदों में 30 रन आ चुके थे, 26 रन कितने आ चुके थे, फिर क्या जरूरत थी? गरीब लोग साले एक एक रन के पीछे भागते हैं। आज है असली योद्धाओं का मैच, राजस्थान रॉयल्स। आज ही है, देखना आज, देखना राजस्थान जीतेगी। अच्छा देखो, आ, कौन हारेगी? दिल्ली? अरे चल, ये देख, ये राजस्थान रॉयल्स को डेडिकेटेड है, चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन, राजस्थान रॉयल्स जिंदाबाद। चलो, तो देखो, अगर अगर किसी तरह का कोई चेंज होता है, रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, अब हो रहा है चेंज। अगर चेंज हो रहा है आपका नाम में, अगर आपके पार्टनरशिप फर्म का नाम बदल रहे हो, आपका नाम था पप्पू एंड पप्पू, आप क्या रख रहे हो, गुल्लू एंड गुल्लू, तो पप्पू एंड पप्पू से हटा के आपने गुल्लू एंड गुल्लू कर रहे हो, तो अभी गुल्लू गुल्लू नया है, तो अभी गुल्लू गुल्लू करोगे। अगर आप गुल्लू गुल्लू करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे चेंज कराना पड़ेगा जैसे कि आप नई फर्म रजिस्टर करा रहे हैं। आप अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बदल रहे हो, नहीं कि धंधे का मेन जगह बदल रहे हो। तो जाहिर सी बात है, किसी दूसरी जगह जा रहे हो तो दूसरे रजिस्ट्रार के पास जाके आपको अपडेशन देना है। तो आपको अपडेशन नहीं, बिल्कुल ऐसे कराना पड़ेगा जैसे आप नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। देखो क्या होता है, कोई चीज चेंज होती है, जैसे कोई पार्टनर मर गया तो उसकी सूचना दे दो मर गया, कोई छोड़ के गया तो सूचना दे दो छोड़ के गया, कोई नया आया तो सूचना दे दो छोड़ के नया आया है। अगर डिसोल्यूशन की बात है, इंफॉर्मेशन दे दो। अगर माइनर मेजर होता है और बोलता है कि मैं आज से इस फॉर्म को कंटिन्यू करता हूं, तो सूचना, मतलब या इस तरह का कोई भी चेंज होता है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दो, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे दो, काम चलेगा। लेकिन अगर ये चेंज होता है तो बिल्कुल आपको वैसे ही इंफॉर्मेशन देनी है जैसे आप एक नया रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। चेंज, अगर चेंज की बात करें, फर्म का नाम या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बदल रहा है तो बिल्कुल ऐसे चेंज कराना पड़ेगा जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं, अरे राम जी, मैं इसके नीचे लिख लेता हूं, चेंजेस रिक्वायर्ड above, changes required almost new registration। और ये above changes required above changes required only information related to change
टू रजिस्ट्रार, ये लिख लो। तो अब ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आपका होता है खत्म। रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट होता है जी आपका खत्म। तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम, चलो उसको ढूंढेंगे हम। देखा? हुआ क्या? ए भाई, हुआ क्या? समझो हो ही गया। चलो एक आखिरी इस पोर्शन में देके रखिए आपको, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो आपको पहले से पता है। एक हल्का सा डिस्कशन करके छोड़ देते हैं। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक अग्रीमेंट होता है जो दो पार्टनर है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर इकट्ठा हो रहे हैं पार्टनरशिप में धंधा करने के लिए, और फिर धंधा करने के 1 साल बाद इस बात पे झगड़ते, तूने ये बोला था, तूने ये बोला था, अरे मैंने कब बोला, नहीं देख प्रॉफिट अपन बराबर बांटेंगे, बराबर की कब बोली मैंने, कैपिटल में ज्यादा लगा रहा हूं, अरे यार तूने बोला था तेरे को 25,000 तनख्वाह, मैंने कब बोला। भाई एक एक चीज लिख लो, तो जहां लिखा जाता है उसे डीड कहते हैं। बाद में कुत्ता खानी मचती है ना, मैंने कब बोला। तो जो कागज पे लिखी जाती है टर्म्स एंड कंडीशन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप, तो जो जिस कागज पर लिखी जाती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है रिलेटेड टू पार्टनरशिप, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एग्रीमेंट है एक तरह का। क्यों क्यों लिखा जाता है? फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, कि हमें याद रहे कि कब क्या हुआ था, कब क्या नहीं हुआ। यस चलो, तो पार्टनरशिप डीड क्या बनाना कंपलसरी है? तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, आप याद रख लो फिर लड़ो, इससे अच्छा लिख लो। अपन लिखते ही है, नहीं लिखते हैं तो लड़ो, एक दिन तो लिखना पड़ेगा। यस भाई, जैसे मान लो कि मैं आपसे फोन पे बात करता हूं कि यार मेरे को ये पर्टिकुलर काम चाहिए, आपने बोला ठीक है, फिर मैंने आपको बोला एक काम करना है, इस काम में ये 3 चीज ऐड कर देना, आपने बोला ठीक है, आपने मेरे को दे दिया, उसमें आपने 2 ही चीज ऐड करके दी, तीसरी नहीं की। मैंने बोला यार भाई, अरे आपने कब बोला? अगर मैंने लिख के दिया होता तो एक कब बोला वाला सीन खत्म हो जाता। तो एक बार झगड़ा हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तीसरी बार मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके स्क्रीनशॉट भेजा करूंगा, भाई ये करना है आपको काम, अब ये मुकर नहीं सकता। तो जो लिखित होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं लिख के देते अपन की सामने वाले पे सूट फाइल ही करना है, अरे याददाश्त के लिए लिखा जाता है, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए लिखा जाता है, ये डॉक्यूमेंटेशन करके रखा जाता है कि कल को झगड़े ही ना हो, कोर्ट में जाने की नौबत ही ना आए। अगर हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा है, पैसों को लेके कोई इशू नहीं है, सड़ी सड़ी इसी बात पे झगड़ रहे हैं और कारण सिर्फ ये कि याददाश्त की कमी है, अगर लिखा होता तो ये भी ईमानदार हूं मैं भी ईमानदार हूं, लेकिन हम दोनों, कभी मैं भूल जाता हूं कभी ये भूल जाता है और कुत्ता खानी मच जाती है। तो एक एक चीज लिख दी जाती है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी जाती है जिस कागज के अंदर, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, कंटेंट्स आपको क्या लगता है क्या क्या हो सकता है? पार्टनर्स के नाम पते सब कुछ लिखे होते हैं, कौन कितनी कैपिटल ला रहा है लिखा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये लिखा होता है, यस, प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होगा ये लिखा होता है, धंधा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, पर्पस, क्या अचार बेचेंगे, तेल बेचेंगे, दाल बेचेंगे, या कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज है, काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा वो लिखा जाता है। हमारी पार्टनरशिप फर्म का टेन्योर क्या होगा ये लिखा जाता है कि यार पार्टनरशिप एट विल होगी या फिर 5 साल के लिए होगी या ये प्रोजेक्ट खत्म करते ही हो जाएगी। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, एडिशनल फंड्स दे रहा है, तो उसको 6% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ये भी लिखा होता है। कौन सा पार्टनर एक्टिव होगा, कौन सा स्लीपिंग होगा, किसको क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी वो भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि ये एरिया में देखूंगा, ये एरिया आप देखना, कल को कुत्ता खानी नहीं चाहिए, अपन को झगड़े नहीं चाहिए। तो जो पार्टनर एक्टिव पार्टनर है क्या उसे कोई रिम्यूनरेशन दिया जाएगा ये भी लिखा होता है। किसी तरह का कोई झगड़ा हो गया तो क्या हम कोर्ट में जाएंगे या किसी मीडिएटर को बिठाकर समझा लेंगे? अरे मीडिएटर को बुला लेंगे यार, कहां कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख धक्के खाएंगे दोनों मिलके। इससे अच्छा कि किसी समझदार आदमी को बिठा के उससे फैसला सुन लेंगे।
तो क्या टर्म्स है और क्या होगा आप खुद सोचना, यही सारी बातें तो होंगी और क्या होगा आप पार्टनरशिप करने जाओगे तो। कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो क्या होगा, कैश कौन संभालेगा, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, यही टर्म्स एंड कंडीशन किसमें लिखी होती है, आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। तो आप चाहेंगे तो नोट्स में से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो मेरी एंड पे अगर मैं बात करूं, इसे देख सकते हैं आप, डीड को लिखा हुआ है यहाँ। तो मेरे एंड पे बात करूं तो रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बचा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बचा है आपका, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कल। और पार्टनरशिप फॉर्म मेरे ख्याल से तो अच्छे से खत्म हो जाएगा। साथ साथ कर रहे हो आप? ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। चलिए जी।